नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आज शहीद वीर सरदार भगत सिंह की जन्म जयंती भी है। देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भगत सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला। मैं जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। तो कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक,
अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। फरीदाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सतीश फागना की रैली में जनता को संबोधित किया, जिसमें जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की समस्या का नाम है, भाजपा समाधान का नाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों तक राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। देश की सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। कांग्रेस देश में आतंकवाद की समस्या देती है। क्या कांग्रेस के रहते कश्मीर में धारा 370 हट सकती थी? क्या देश के अंदर आतंकवाद की जड़ें धारा 370 थी, मोदी जी ने समाप्त कर दी। यानी आतंकवाद समाप्त। आतंकवाद का समाप्त होने का मतलब वर्तमान सुरक्षित, भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान को तो सुरक्षित कर ही रही है, भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। याद करिए 10 वर्ष पहले का हरियाणा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ था, लूट खसोट थी। ऐसा कोई माफिया नहीं था, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, भू माफिया हो, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो या गौ माफिया हो, ये सभी के सभी कांग्रेस के शागिर्द थे। ये सभी हरियाणा का शोषण कर रहे थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटका रहे थे। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की। आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से, हर घर नल की योजना के माध्यम से, आईआईटी, आईएम और एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों के माध्यम से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज हरियाणा को नई पहचान दिलाई जा रही है। कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का है नाम है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी कि देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है। भाजपा तो ने नहीं कहा, मोदी जी ने तो कहा सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ,
4 करोड़ गरीबों के घर में आवास, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, ये तो मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां सुरक्षा भी है तो सुशासन भी है, विकास भी है। बेहतर भविष्य की कार्य योजना भी बन रही है। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, एक विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन चुनाव के लिए जिस तरह के सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं, उससे चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने सपा से 5 सीटों की मांग की है, लेकिन सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने अपने बयान से हलचल और बढ़ा दी है। रविदास मेहरोत्रा ने इंडिया वॉइस से बात करते हुए कहा कि उनको कांग्रेस की 5 सीटों की मांग जायज नहीं लगती। देखिए खास रिपोर्ट। पार्टी, कांग्रेस पार्टी और 26 विपक्षी पार्टियों के बीच में इंडिया का मोर्चा बना था और वो मोर्चा लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव में गठबंधन का नहीं हुआ है। तो सुना आपने, ये हैं रविदास मल्होत्रा, सपा से विधायक हैं, समझा रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस बेहद कमजोर है। ऐसे में उपचुनाव में 5 सीटों की मांग उन्हें कांग्रेस की जायज नहीं लगती। बात यहाँ तक होती तो भी ठीक था। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा जी कांग्रेस को गठबंधन धर्म की याद दिला रहे हैं, ये कहते हुए कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहां सपा की सीटों की मांग को कांग्रेस ने दरकिनार कर गठबंधन की गांठ को कमजोर करने का काम किया है। बकायदा वो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत भी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां पर ताकतवर है, वहां समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, उन सब पार्टियों को सम्मान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कांग्रेस पार्टी को सीट देने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी को भी अपना मन बड़ा करना चाहिए। दरअसल ये बयान उस वक्त आया है जब यूपी में उपचुनाव चौखट पर है और कांग्रेस 10 सीटों में से अपने लिए 5 सीटों की डिमांड सपा से कर रही है। ऐसे में रविदास मल्होत्रा का ये बयान नया सियासी संग्राम लेकर आ सकता है। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कुछ सीटों की मांग करी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट जम्मू कश्मीर में या हरियाणा में नहीं दी और कांग्रेस पार्टी का कोई जन आधार नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग कांग्रेस पार्टी को सीट देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को भी अपना मन बड़ा करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन नहीं हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। वैसे तो उपचुनाव के लिए चुनावी कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ और सूबे में सियासी पारा चढ़ने लगा। सत्ताधारी बीजेपी की ओर से खुद सीएम योगी भी कमान संभाल चुके हैं। उपचुनाव वाली कई सीटों पर सीएम योगी ने जनसभाएं तक कर ली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इन उपचुनावों में बीएसपी की एंट्री ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। यानी त्रिकोणीय, बकायदा मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी कानपुर की सीसामऊ,
अयोध्या की मिल्कीपुर के साथ साथ कई सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। वैसे तो बीएसपी लोकसभा चुनाव में शून्य पर ही सिमट गई थी। ऐसे में सवाल ये कि उपचुनाव से अक्सर दूरी बनाए रखने वाली मायावती के हाथी की ये चाल उपचुनाव के नतीजों पर कितना असर डाल पाएगी और बीएसपी कैसे 10 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती है। यानी ये उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए जितना जरूरी है, उतना ही सपा की भविष्य की सियासत की सूरत को तय करने वाला भी है। ऐसे में इस उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में सपा कांग्रेस के गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में सदस्यता अभियान को गति देने के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश से नड्डा का स्वागत किया। अभी तक बिहार में 40 लाख सदस्य बने हैं। साथ ही नड्डा ने पैरा एथलीटों का भी सम्मान किया। मित्रों, आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेल को कितना तवज्जो दिया है। हम सबको मालूम है कि एक समय में खेल एक तरीके से कोई प्रायोरिटी का क्षेत्र नहीं था, इसको कोई प्राथमिकता नहीं देता था। और ठीक है, हमारे लोग ओलंपिक्स में जाते हैं तो जाएं, एक जिसको कहा जाए कि एक रूटीन कार्यक्रम सा माना जाता है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। ओलंपिक्स को में हमारी भागीदारी बढ़े, इसके लिए उन्होंने विशेष योजना बना करके काम को आगे बढ़ाया। और सबके लिए ध्यान में आएगा कि उन्होंने जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा कि जब आप कंपटीशन में जाते हो तो तब भी प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है। जब आप कंपटीशन से लौट करके आते हो तो जो जीते हो और जो न जीते हो सबके साथ प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होती है। और वो विशेष रुचि लेकर के आप सबसे पूछते हैं कि कैसा लगा जब तुमको मेडल मिलते मिलते रह रहा था, क्या तुम्हारे मन में विचार आए, फिर जब तुमको मेडल मिला तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आए, कैसे तुमने सुधार किया। यानी इतनी बारीकियों में जाकर वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और जनता दल के साथ मिलकर लड़ेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम चुनाव में जेडीयू और एजेएसयू पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन की सीट शेयरिंग 99% फाइनल हो चुकी है। पितृपक्ष के बाद हम तुरंत गठबंधन का ऐलान कर देंगे। हेमंत सोरेन ने मुझे पत्र लिखा है, मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन वे खुद बताएं कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन किसी आदिवासी सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती है। उनके घर में ही उत्तर है, वे खुद बताएं। हमारे ये चुनाव में जनता दल यू और आसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा पार्टी ने किया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का वादा किया गया।
दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट के लिए वोटिंग हुई। इसमें बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह तंवर ने बाजी मार ली। उन्होंने दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति की आखिरी सीट जीत ली है। इस चुनाव से पहले दिल्ली में काफी सियासी ड्रामा देखने को मिला था। बीजेपी ने एमसीडी की स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराया था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा द्वारा कराया गया चुनाव अवैध, संविधान विरोधी और अलोकतांत्रिक था। हमारा देश संविधान के अनुसार बने कानूनों पर चलता है। गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी द्वारा गांजे को लेकर दिए गए बयान से संत समाज में नाराजगी है। अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी और कहा कि संतों की थाली में क्या आ रहा है, यह देखने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। कहा, अपनी नेतागिरी करिए, हिंदू संतों की थाली में ना झांके। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा कुंभ में गांजा की खपत पर दिया गया बयान, अफजाल भाई से मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपने को हलाला और हलाल तक सीमित रखिए। संतों के थाली में क्या पड़ रहा है, और कुंभ हमारी परंपरा है, हमारा ऐश्वर्य है, और संतों का अपना तपश्चर्या का जीवन है। इसलिए अगर आप यह कहते हैं कि हमारी थाली में क्या आया, जब गोमांस को लेकर के जब विवाद खड़े हुए तो आपकी थाली में क्या आया ये हम न देखें, तो हमारी थाली में क्या आ रहा है ये भी देखने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। नेतागिरी खूब करिए, चमकिए, लेकिन हिंदू साधु संतों के बारे में बोलते समय अपनी हद, अपनी सीमा न लांघिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।